हे एवरीवन, नमस्कार सभी को। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने चैप्टर 4 का कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमारी केमिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आज से हम बायो शुरू कर रहे हैं। तो बायो का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये जो चैप्टर है ये चाहे तो कोई स्टूडेंट जो भी है 9th क्लास का स्टूडेंट है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या फिर जिनका मेन सब्जेक्ट साइंस है तो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट लाइन होंगी, उनको हम हाईलाइट करके चलेंगे और इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। और सेल जो होती है वो क्या कहा गया, उसको जीवन की मौलिक इकाई कहा गया है। और सेल रिपीटेडली जो सेल एक यूनिट होती है, जैसे कि हम कोई देखे, जैसे मोतियों की जो माला होती है ना, उसमें हर एक मोती क्या होता है, एक यूनिट होती है, और वो यूनिट मिलके पूरा क्या बना रही है, माला बना रही है। ऐसे ही जो सेल होती है, सेल एक यूनिट होती है और सेल बहुत सारी सेल मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाती है। तो सबसे पहले जो सेल को ऑब्जर्व किया था वो किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था। रॉबर्ट हुक ने कैसे ऑब्जर्व किया था? उन्होंने एक स्लाइस ऑफ कोर्क ली थी। स्लाइस ऑफ कोर्क क्या होती है? जो ट्री का बार्क होता है, कोर्क वहां से मिलती है। कोर्क कहाँ से मिलती है? जो ट्री का बार्क होता है वहां से मिलती है। और इन्होंने कब ऑब्जर्व किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने जब स्लाइस ऑफ कोर्क को ऑब्जर्व किया था अपने ही बनाए गए माइक्रोस्कोप के थ्रू। इसके थ्रू अपने ही बनाए गए माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो उन्हें क्या मिला था? जब स्लाइस ऑफ कोर्क को उन्होंने एग्जामाइन किया तो उन्हें मिला कि जो सेल है वो किसकी तरह दिखती है, जो ये कोर्क है वो किसकी तरह दिखती है? वो हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह दिखती है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट है। और इन कंपार्टमेंट जो ये छोटे छोटे रूम दिखे थे, इनको उन्होंने क्या नाम दिया था? सेल्स नाम दिया था। और सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? अ लिटिल रूम। ये शुरू में बहुत ही छोटा और इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट प्रतीत हो रहा था, बट बाद में क्या हुआ? बट ये बहुत ही साइंस की हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और ये पहली बार था जब किसी ने लिविंग थिंग्स को ये बताया कि वो अलग अलग, उसके अंदर क्या होती है, सेपरेट यूनिट्स होती है, अलग अलग यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। और जो वर्ड था सेल, उसको जो जब डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट हुक ने, और वो आज तक हम बायोलॉजी में यूज करते आ रहे हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर दिया है। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, लेकिन जो सेल थी वो लिविंग सेल नहीं थी, वो डेड सेल थी। और कौन सी सेल थी? वो बार्क के जो ट्री के बार्क से जो कोर्क मिलता है उसको ऑब्जर्व किया था। कब? 1665 में सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से। और कैसा प्रतीत हुआ था, कैसा दिखा था? वो स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब की तरह दिखा था, जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे। उन कंपार्टमेंट्स को क्या बोला गया? सेल बोला गया। और सेल क्या है? लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। अब नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ? लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए होते हैं? इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ये एक्सपेरिमेंट पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या बताया गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक ओनियन पील लिया गया है। जैसे ओनियन जो होता है, प्याज जो होता है, उसके अगर प्याज को कई बार हम छीलते हैं तो अंदर की एक ट्रांसपेरेंसी लेयर होती है, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखे। उसमें भी क्या किया था? पहले वॉच ग्लास में रखा था, वॉच ग्लास में वाटर था, उसमें उसको रखा ताकि वो सीधी रहे और फोल्ड ना हो, सूखे ना। उसके बाद उन्होंने ग्लास स्लाइड में उसको रखा था और उसके अंदर सैफरिन सॉल्यूशन डाला था। फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला था। तो ये क्या है? देखो, जैसे अलग अलग कंपार्टमेंट्स, अलग अलग छोटे छोटे रूम से देखने को मिल रहे हैं। इनको क्या बोला जाता है? इनको सेल बोला जाता है। देखो, ये जैसे एक कंप्लीट सेल है, और इस सेल के अंदर जो आपको ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब इसमें क्या बता रहे हैं, जो हमें ये स्मॉल स्ट्रक्चर दिखे थे, ये क्या है? जो ये ओनियन बल्ब की ये बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स होती है, और इन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। Not only onion but all organisms
that we observe around are made up of cells. ये क्या कह रहा है, सिर्फ ओनियन बल्ब ही नहीं, जो भी ऑर्गेनिज्म हम अपने आसपास देखते हैं सब किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं. However, there are also single cells that live on their own. अब क्या है, सिंगल सेल्स भी होते हैं. ये नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल है. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं सिंगल सेल में ही. उनका जो पूरे बॉडी का फंक्शन होता है वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है. अब जो ये बॉक्स में दिया गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. चलो इसको देखते हैं हम. Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. He observed the cell in a cold slice with the help of a primitive microscope. Leeuwenhoek. अब उसके बाद आते हैं Leeuwenhoek. कौन से सन में? 1674 में. ये फर्स्ट साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था. अगर ये आए कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? Leeuwenhoek ने. और डेड सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने. डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल्स. क्या डिस्कवर किया ल्यूइनहुक ने? फ्री लिविंग सेल्स. किसमें? पॉन्ड वाटर में फॉर द फर्स्ट टाइम. और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. 1831 में क्या डिस्कवर किया? जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर. परकिंजे ने क्या डिस्कवर किया था? 1839 में. उन्होंने जो प्रोटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है ना सेल का, जो सेल के अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. और प्रोटोप्लाज्म को किसने, मतलब ये टर्म किसने दी थी? परकिंजे ने इन 1839. पीपी से हम याद रख सकते हैं प्रोटोप्लाज्म परकिंजे. न्यूक्लियस किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने. आप ऐसे याद कर सकते हो. मान लो न्यूक्लियस थोड़ा सा जैसे ब्लैक कलर का दिख रहा है, उसको हल्का हल्का ब्राउन कंसीडर करें तो किसने खोज किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने. ल्यूइनहुक. लिविंग सेल एल से एल. रॉबर्ट हुक हमें याद ही है, सेल डिस्कवर किया था 1665. अब जो सेल थियरी थी, सेल थियरी क्या कहती है? कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स. ये सभी प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने हुए हैं. और सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. जो ये दो लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देन सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये किसके द्वारा प्रेजेंट की गई थी? दो बायोलॉजिस्ट थे, शिल्डन 1838 में एंड शिवान 1839 में. ये दो साइंटिस्ट ऐसे थे, बायोलॉजिस्ट ऐसे थे जिन्होंने सेल थियरी दी थी. और सेल थियरी क्या बताती है? सभी एनिमल्स और प्लांट्स सेल से बने हुए होते हैं और सेल बेसिक यूनिट होती है लाइफ. और जो सेल थियरी था उसको एक्सपेंड किया गया विर्चो के द्वारा. और विर्चो ने क्या कहा? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब सभी सेल्स पहले से ही जो एग्जिस्ट करती हैं सेल, उनसे मिलती है, उससे बनती है. With the discovery of electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना लिया गया उसके बाद ये संभव हो पाया जो सेल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और उसके अलग अलग जो ऑर्गेनल्स हैं उनको ऑब्जर्व करना. तो यहाँ जो भी इम्पोर्टेंट बायोलॉजिस्ट जो भी थे जिन्होंने सेल के बारे में बताया है उनका डिटेल यहाँ दी गई है. किसने किस चीज के बारे में बताया था, सेल का कौन सा पार्ट कौन से बायोलॉजिस्ट ने बताया था. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने हाईलाइट कर दिया. अब हमने जैसे ऊपर डिस्कस किया है कि एक सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. मतलब ऐसा नहीं किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल मिलती हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और ये सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है सभी फंक्शंस. वो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? अमीबा, क्लाइमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. ये पूछ लिया जाता है क्या ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो आपको ये याद रखना है. अमीबा, क्लाइमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. इन ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. और दूसरी तरफ मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और जो मतलब बहुत सारी सेल्स मिलके पूरा जो ऑर्गेनिज्म बनाती है
और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं? फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Every multicellular organism has come from a single cell. How? Cells divide to produce cells of their own kind. All cells thus come from pre-existing cells. क्या कह रहा है? जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी सिंगल सेल से ही आए, क्योंकि सेल्स खुद डिवाइड होती रहती हैं और अपनी ही काइंड की अलग अलग सेल्स बनाती रहती है। अब सेल्स कई तरह की होती हैं, सेल्स के भी अलग अलग प्रकार। यहाँ ह्यूमन बॉडी की कुछ सेल्स दिखाई गई है, जैसे स्मूथ मसल सेल्स ऐसी दिखती है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, ओव्यूम, बोन सेल, स्पर्म एंड फैट सेल, ये ह्यूमन बॉडी की अलग अलग सेल्स दिखाई गई। अब जो शेप एंड साइज होता है सेल, वो किससे रिलेटेड होता है? वो जो फंक्शन वो परफॉर्म करती है। जैसे कुछ सम सेल्स लाइक अमीबा हैज चेंजिंग शेप। अब जो अमीबा है उसकी कोई शेप नहीं होती, क्योंकि कई चीजें तो ऐसी होती हैं, कई सेल्स तो ऐसी होती है जिनकी फिक्स्ड शेप होती है। जैसे हमने ऊपर देखा है अभी ह्यूमन बॉडी की अलग अलग सेल्स की शेप हमने देखी है, लेकिन कुछ सेल ऐसी होती है जो अपनी शेप को चेंज करती रहती है, जो अमीबा की। कुछ केसेस में क्या होता है, जो सेल की शेप होती है वो मोर या लेस फिक्स्ड होती है, और कुछ की ऐसी होती है बिल्कुल फिक्स शेप होती है। जैसे नर्व सेल हैज अ टिपिकल शेप। ईच लिविंग सेल्स हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। अब हर एक सेल्स की क्या होती है? अपनी कैपेसिटी होती है कोई भी टास्क परफॉर्म करने की, मतलब अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल्स होती है। हाउ डज अ लिविंग सेल्स परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शंस? कैसे इन बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है? We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. और जैसा कि हमें पता है जो ह्यूमन बींग्स या जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं, मतलब अलग अलग काम बटा हुआ होता है, वो स्पेसिफिक सेल स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करती है। जैसे नर्व सेल है, नर्व सेल का क्या काम है? मैसेज लेके जाना, मैसेज को ट्रांसफर करने का काम किसका है? नर्व सेल का है। इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट पार्ट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पंप ब्लड। ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है ब्लड को पंप करने के लिए, स्टमक होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और ऐसे ही अलग अलग। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। अब जो डिवीजन ऑफ लेबर सिंगल सेल में भी देखा जाता है। Each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. अब क्या कह रहे हैं? जो सिंगल सेल, अब सिंगल सेल सारे काम कैसे करती है? जो सिंगल सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, और हर एक अलग तरीके का जो सेल ऑर्गेनिल्स है वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे कि सेल में न्यू मटेरियल बनाना, वेस्ट मटेरियल को क्लियर करना, साफ करना सेल से। सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिल्स। और जो सेल होती है जो वो रह पाती है और इन सब फंक्शंस को परफॉर्म कर पाती है, किसकी वजह से? इन ऑर्गेनिल्स की वजह से। और these organelles together constitute the basic unit of life, basic unit called the cell. और ये सेल ऑर्गेनिल्स ही होते हैं जो इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। It is interesting that all cells are found to have the same organelles no matter what their function is or what organism they are found in. अब इसमें क्या बताया गया है? जो सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं? जो अंदर उनके पार्ट्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिल्स बोलते हैं, और जो ये ऑर्गेनिल्स होते हैं सेल के अंदर, वो चाहे कोई भी सेल हो, किसी भी काम के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए वो सेल हो, उनके सेल ऑर्गेनिल्स हमेशा क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। वो सेल चाहे कोई भी फंक्शन परफॉर्म करती हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म में कहीं भी हो, उनके सेल ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? सेल किससे बनी हुई होती है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल? एक सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है?
अब हमने ऊपर पढ़ा है सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड? अब हमने पढ़ा है कि सेल्स के अलग अलग क्या होते हैं, स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। अब सेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे होती है? अब हम किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें मिलते हैं कि जो सेल है सभी सेल के सेम फीचर्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। All activities inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these features। और जो सेल के अंदर एक्टिविटीज होती है और जो इंटरेक्शन होता है सेल का इसके इन्वायरमेंट के साथ, वो किसकी वजह से होता है? इन्हीं फीचर्स की वजह से होता है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये एक सेल ऑर्गेनेल ही है, सेल का एक कंपोनेंट ही। ये क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है ये हम देखेंगे। दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये क्या होता है? किसी भी सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग क्या होता है? किसी भी सेल की, जैसे ये कवरिंग है, ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या है? ये पूरी सेल है, इसके अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो सबसे ऊपर वाली कवरिंग है, ये क्या करती है? जो बाहर का एनवायरनमेंट है इसको, इससे सेल कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करती है, अलग करती है। और दूसरा क्या करती है? ये अलाउ या परमिट करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब ये एक तो क्या करती है? एक सेल जो कंटेंट होता है, सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसको बाहरी एनवायरनमेंट से अलग करती है। दूसरा ये अलाउ करती है कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाएगा या कौन सा मटेरियल सेल से बाहर जाएगा। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो सिलेक्ट करे अलग अलग मटेरियल को, कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाएगा, कौन सा मटेरियल सेल के बाहर जाएगा। मतलब ये नहीं कि सभी मटेरियल्स को सेल के अंदर जाने दे। ये क्या करती है? सिलेक्ट करती है कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाएगा। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल? हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल? Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। अब कुछ सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सेल के अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। हम डिफ्यूजन की प्रोसेस को पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, जो हमारे पहले वाले चैप्टर थे उनमें। डिफ्यूजन क्या होता है? जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जहाँ पे जो पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं वहां से जहाँ पार्टिकल्स कम होते हैं वहां जो मूवमेंट होगा उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और डिफ्यूजन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर बाहर आती जाती रहती है। We have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that there is spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low। ये अभी बताया है। Something similar to this happen in cell। For example, some substances like CO2 which is cellular waste and required to be excreted out by the cell। अब CO2 क्या है? सेलुलर वेस्ट है और इसको सेल से बाहर भेजना जरूरी होता है। अब क्या है? ये सेल के अंदर ज्यादा मात्रा में मिलती है तो ये कहाँ मूव करेगी? सेल से बाहर। In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside of cell। मतलब बाहर CO2 का concentration कम होता है और सेल के अंदर concentration ज्यादा होता है। As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside a cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by process of diffusion। तो इसमें यही बताया गया है कि डिफ्यूजन में मैंने यही बताया था पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अब जो CO2 क्या है?
सेलुलर वेस्टेज है, तो सेल के अंदर इसकी मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो ये सेल अंदर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मूव आउट हो जाती है। ऐसे ही जो O2 होती है, एंटर द सेल बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। O2 क्या होती है, डिफ्यूजन के द्वारा सेल के अंदर आ जाती है, क्योंकि बाहर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और सेल के अंदर कम होती है। सेल यूज करती रहती है ऑक्सीजन को, और ऐसे क्या है, सेल के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, इसलिए बाहर से O2 अंदर आती है और CO2 अंदर से बाहर जाती है। डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन gaseous exchange between the cells as well as cells and its external environment. Water also obey the law of diffusion. Water भी क्या है, law of diffusion को obey करता है। Movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. और जो वाटर का मूवमेंट होगा, सेल्स के अंदर से बाहर जाना या बाहर से अंदर जाना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस भी डिफ्यूजन की तरह ही होता है। ओस्मोसिस में क्या आ जाता है, जब वाटर यूज किया जाता है तो हम ओस्मोसिस कहते हैं, और जब गैसियस एक्सचेंज होता है तो हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू such a selectively permeable membrane is called osmosis. अब क्या है, जो ये movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substances dissolved in water. अब क्या है, जो ये movement होगा water का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये किसके द्वारा अफेक्ट किया जाता है कि वाटर में कौन कौन से सब्सटेंस मिले हुए हैं, इस चीज से भी अफेक्ट होता है। तो ऑस्मोसिस क्या होगा, नेट डिफ्यूजन होगा वाटर का अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। अब क्या होगा, अगर हम किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल को शुगर या सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर डाल दें, तो कुछ चीजें जो ऑब्जर्व किए जाएंगे वो क्या होगा, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल, meaning that outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. देखो क्या बताया गया है, अगर किसी सेल के, ये कोई सेल है और सेल के बाहर पानी की मात्रा ज्यादा है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या करेगी सेल, सेल वाटर गेन कर लेगी बाहर से, और गेन करके क्या, कौन सी प्रोसेस के थ्रू गेन कर रही है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। और जब बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी पानी की, मतलब बाहर पानी ज्यादा डाइल्यूट होगा, तो और सेल के अंदर कम होगा, तो सेल क्या करेगी, ओस्मोसिस के द्वारा बाहर से पानी को सेल के अंदर ले लेगी, और इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जब वाटर सेल के अंदर आ जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, सेल फूली हुई सी नजर आएगी। हम कई चीजों को देखते हैं, जैसे किशमिश आपने देखा होगा, अगर आप उनको वाटर में भिगोते हो, वाटर में भिगोने के बाद अगर आप उनको रात भर ऐसे रख देते हो या कुछ घंटे रख देते हो, तो आप क्या देखोगे, वो किशमिश फूल जाती है। वो क्यों फूलती है, क्योंकि किशमिश में क्या हुआ है, ओस्मोसिस हुआ है। बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, किशमिश के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, तो बाहर से वाटर कहाँ गया, किशमिश के अंदर गया, और ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into the cell than will leave. The net result is the water enter the cell. मतलब अगर सेल के अंदर कम पानी है तो सेल के अंदर ज्यादा वाटर एंटर करेगा और सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी। आगे बताया गया, if the medium has exactly the same water concentration as cell, there will be no movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic. Isotonic में क्या होता है, अगर बाहर भी इतना ही पानी और सेल के अंदर भी सफिशिएंट पानी है, मतलब दोनों के अंदर क्या है, सेम है, ना तो सेल से पानी बाहर जा पा रहा, ना ही बाहर से सेल के अंदर आ पा रहा, तो इस सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे।
water crosses the cell membrane in both direction, the amount going in is the same as the amount going out। मतलब क्या कह रहा है, जितना सेल के अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, मतलब दोनों में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो ओवरऑल वाटर की कोई मूवमेंट नहीं होगी और ये सेम साइज की सेल रहेगी। अगर मीडियम की कॉन्सेंट्रेशन, मीडियम जो बाहर का एनवायरमेंट है सेल का, उसमें जो वाटर है वो कम है और सेल के अंदर वाटर ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, और सेल क्या करेगी, वाटर लूज करेगी ऑस्मोसिस के थ्रू, और ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो हमने 3 सॉल्यूशन पढ़े हैं, फर्स्ट हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, बाहर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, सेल के अंदर कम होती है, तो बाहर से अंदर वाटर मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस के द्वारा। और आइसोटोनिक में सेम होता है दोनों जगह, और हाइपरटोनिक में बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, इसीलिए सेल से बाहर वाटर मूव करता है। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, दिस टाइम मोर वाटर लीव द सेल देन एंटर इट, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या हुई थी, स्वेल अप हो गई थी, और हाइपरटोनिक में क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब इस एक्टिविटी में ऐसा कुछ खास नहीं बताया गया। अब ये देखो, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं और बहुत सारी प्लांट सेल होती हैं, वो वाटर को गेन करने की कोशिश करती है ऑस्मोसिस के थ्रू। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है प्लांट्स रूट, वो भी किसका एग्जांपल है, ऑस्मोसिस का एग्जांपल। दस डिफ्यूजन इज एन इम्पोर्टेंट इन गैसियस एक्सचेंज ऑफ मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस and water in the life of a cell. In addition to this, cell also obtain nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. अब इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ गैसेस या वाटर ही नहीं, बहुत सारे न्यूट्रिशन भी होते हैं जो सेल रिक्वायर करती है एनवायरमेंट से, जिसमें डिफरेंट मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेल के अंदर जाते रहते हैं या सेल से बाहर जाते रहते हैं थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। किसके द्वारा, एक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है जो क्या रिक्वायर करता है, एनर्जी रिक्वायर करता है, जिसको किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है और मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। किस किस की बनी हुई होती है, प्रोटीन एंड लिपिड की। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment। अब क्या कह रहा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की, वही इसको अनेबल करती है, वही इसको काबिल बनाती है ताकि ये फूड को एनगल्फ कर सके सेल के अंदर और अदर मटेरियल्स को भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस, और ये किसमें होती है, अमीबा में। अमीबा एक्वायर्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। देखो, अगर इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी शेप फिक्स हो गई तो ये मतलब किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी। अब ये जो फ्लेक्सिबल होती है, ये फूड एनगल्फ करने के लिए इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर अपना शेप चेंज करना पड़ता है, और इसी प्रोसेस को जिसके द्वारा ये क्या करती है, अपनी शेप चेंज करके बाहर से फूड को एनगल्फ करती है, सेल के अंदर लेती है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसी प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस। ये इंपॉर्टेंट है। और एमीबा किसके, कौन सी प्रोसेस के द्वारा अपना फूड एक्वायर करती है, कौन सी प्रोसेस, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब बाहर से चीज को अंदर लेना, और एक्सोसाइटोसिस मतलब अंदर से, सेल के अंदर से मटेरियल को बाहर फेंकना। अब हमने एक ऑर्गेनेल कंप्लीट किया है, अब हम पार्ट बी में, पार्ट 2 में अपने जो भी रिमेनिंग ऑर्गेनेल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।